Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome esteemed guest in our studios today, Shailesh Pandey ji from the BJP. Shailesh Pandey ji, namaskar. Welcome to the show, Shailesh ji. Asif Faruqi Saab from the Indian National Congress. Asif Faruqi Saab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. And we got Mehmood Deshmukh ji from Aam Aadmi Party. Mehmood Deshmukh ji, welcome to the show. Namaskar and welcome to the show. आज तीन चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद जी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया गया, कैबिनेट ने पास कर दिया है, एंड प्रॉब्ली वी आर मूविंग टू वन नेशन वन इलेक्शन. कांग्रेस ने विरोध किया. कांग्रेस ने कहा ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है. आज देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट कर दिया. जिस प्रकार से वर्बल अटैक हुआ कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, जो टंग काटने वाली 11 लाख रुपया के जो केजरीवाल, तीसरा केजरीवाल जी रेसिग्नेशन. केजरीवाल जी ने, आतिशी इज द न्यू चीफ मिनिस्टर. केजरीवाल जी ने कहा आई विल गो टू द पब्लिक कोर्ट, मैं लोगों के कोर्ट में जाऊंगा. पहले शैलेश पांडे जी आप पे आता हूं, आपसे आता हूं. पहले वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स हो गया, वन रैंक वन पेंशन हो गया, अब वन नेशन वन इलेक्शन. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. पांडे जी, शैलेश पांडे जी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी. पांडे जी, कैन वी गेट पांडे जी? आई थिंक वी आर नॉट गेटिंग हिम. इंजीनियरिंग. नमस्कार. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी. वन नेशन वन इलेक्शन. मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो अपने मंत्रिमंडल में लाया और उसे पारित किया है. आने वाले समय में ये देश के लिए कानून बनेगा और जिसका इंतजार देश की 140 करोड़ जनता बेसब्री से कर रही थी. और वन नेशन वन इलेक्शन एक क्रांतिकारी कदम है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए. ये हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य करेगा और हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य बनाने का बीड़ा उठाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. आज वन नेशन वन इलेक्शन करने के कारण हम देखते थे 365 दिन में 365 के 365 दिन देश के किसी न किसी भूभाग पर, किसी न किसी प्रदेश पर, किसी न किसी जिले में चुनाव होते ही रहते थे, जिनके वजह से हमारा मानव संसाधन हो या आर्थिक संसाधन हो, हर संसाधनों को देश में 365 दिन चुनावों में व्यस्त रहना पड़ता था. जिसके कारण चुनाव आयोग के कर्मचारी हो, शिक्षा क्षेत्र के जो कर्मचारी हो, चुनाव में लिए जाने वाले कार्यरत जो कर्मचारी रहते थे वो 365 दिन कहीं न कहीं चुनाव में व्यस्त रहते थे. और 365 दिन लगातार वो चुनाव की प्रक्रिया होती रहती थी, चुनाव होते रहते थे, उसमें आर्थिक व्यवस्था भी लगानी पड़ती थी. और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विकास काम में भी बाधाएं आती थी, क्योंकि जब भी कहीं चुनाव होते थे तो 45 दिन पहले आचार संहिता लगती थी. तो उस 45 दिन के दरमियान आचार संहिता के दौरान जो डेवलपमेंट के, विकास के काम होते थे, जो गवर्नमेंट विभागों से, विशेष तौर से बांधकाम विभाग हो या फिर कोई भी आरोग्य का हो, शिक्षा का विभाग हो, तो वर्क ऑर्डर्स निकलते थे कोई भी डेवलपमेंटल काम करने के लिए या कोई भी नियुक्तियां करने के लिए. तो जो वर्क ऑर्डर निकलते थे तो उसमें वो रुकावटें पैदा होती थी. 45 दिन तक काम रुकता था जब तक आचार संहिता रहती थी. तो 365 दिन में हर जगह कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती थी, चुनाव होते रहते थे, जिससे विकास कामों में भी बहुत बड़ी बाधा आती थी. तो मुझे ये लगता है कि ये अब विकास का जो कार्य है वो बहुत ही तीव्र गति से होगा. पूरे देश के अंदर जो बाधाएं आती थी वो बाधाएं रुकेंगी. जो आर्थिक नुकसान, आर्थिक भार था देश के ऊपर, वो आर्थिक भार घटेगा.
कर्मचारियों पर काम करने का जो भार रहता था वो भार घटेगा और ये कहीं न कहीं हमारे देश का आर्थिक और मानव संसाधन को एक तरह से मजबूती मिलेगा, उनका बचाव होगा और देश का विकास में ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम, क्रांतिकारी कदम, जिसके लिए लोग बहुत विरोधी तरह तरह की बातें करते थे कि हिम्मत नहीं है इनमें, दम नहीं है कि इस तरह का निर्णय ले सके। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि ये दमदारी से निर्णय लिया है, बड़े ही निडरता से निर्णय लिया है और देश के हित में, देश के 140 करोड़ जनता के हित में यह निर्णय लिया गया है। देश की जनता उनका वाह वाह कर रही है। वाह वाह। आसिफ फारूकी साहब ऐतिहासिक, पांडे जी को सुने आप, पांडे जी, शैलेश पांडे जी, बीजेपी, उन्होंने कहा थी ऐतिहासिक डिसीजन है। नहीं, मुझको लगता है सर कि इस किस्म की स्कीमें जो है बीजेपी गवर्नमेंट बहुत फ्लावरी लाते रही है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इसमें भी इनकी डिसऑनेस्टी है क्योंकि आज महाराष्ट्र में इलेक्शन करवा नहीं सब पा रहे हैं ये, और अब आगे देखिए 3-4 स्टेट में करवा रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र का इन्होंने इलेक्शन करवाया। तो ये थोड़ा काम तो कर नहीं पा रहे हैं, पूरे देश में 1 नेशन और 1 इलेक्शन करवाएंगे, ये मुझको नहीं लगता है कि इनकी ये ताकत है कि ये करवा पाएंगे सर, नहीं करवा पाएंगे। मैं महमूद देशमुख जी के पास आऊं। महमूद देशमुख जी ऑन द लाइन, इंजीनियरिंग। महमूद देशमुख जी, आप शैलेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी को सुने, आसिफ फारूकी साहब को सुने कांग्रेस से, पांडे जी का कहना है ऐतिहासिक, मोदी जी का कहना है ऐतिहासिक डिसीजन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। महमूद देशमुख जी। प्रदीप जी, ये एक लाइन अधूरी छोड़ दी है उन्होंने, 1 नेशन 1 इलेक्शन एंड 1 पार्टी। आप समझे, ये इस देश में ये चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहे, है 1 नेशन 1 इलेक्शन। जैसे अभी आसिफ भाई ने बताया है कि आप सोचिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने थे साथ में, इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा का कराया कि मैन पावर की कमी होगी। जब ये अगर 4 राज्यों के चुनाव अगर एक साथ नहीं कर सकते तो ये सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम बोडोलैंड तक साथ में चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक इनका एक शगुफा है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं, एक ढकोसला है, एक जुमला है। आप समझे, ये रह के जैसे मदारी अपने पिटारे में से नए मतलब एक चमत्कार निकालता है ना, उसी तरीके से इनका पिटारे में से एक नए जुमले निकाल रहे हैं, लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। अरे भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हो, उसके लिए लगने वाला मैन पावर, उसके लिए लगने वाला पुलिस फोर्स, आप कैसे मैनेज करोगे, आप मुझे बताइए। हाँ, अभी आप 4 राज्यों का तो एक साथ में कर नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में चुनाव अक्टूबर में होने थे, वो तो आपने 1 महीना आगे ढकेल दिया। जो समय पे होने वाले चुनाव को आप करवा नहीं पा रहे हो। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 2022 में होना चाहिए था, वो 2024 अभी 25 होने जाएगा, है ना, 2 महीने 4 महीने बाद 2025 हो जाएगा। तो जहां पे आप महानगर पालिका जैसी संस्था उसके चुनाव नहीं कर पा रहे हो, जो ग्राम पंचायत नगर पालिका के चुनाव नहीं कर पा रहे हो, तो आज आप बड़ी बात करते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये सिर्फ एक मतलब जुमला है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये लोगों का दिल बहलाते हैं, लोगों को एक्चुअली ये गुमराह करते हैं कि इस देश के सामने की जो परेशानियां है, महंगाई का मसला है, महिलाओं का मसला है, रोजगारी का मसला है, उन बातों से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये नया जो जुमला लेकर आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। पांडे जी, विल कम बैक टू द टॉपिक बिकॉज विंटर सेशन में शायद बिल पेश हो जाएगा, बट आज कांग्रेस ने पूरे देश में, अच्छा इसमें भी थोड़ा बहस कर लो आप, बट वो दूसरे टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया पूरे देश में। राहुल गांधी जी को वर्बल अटैक जो किया, यहां पर संजय गायकवाड़ ने किया, बाकी अन्य देशों, अन्य दिल्ली में कहीं किया, कहीं, तो ये क्या, ये वर्बल अटैक क्या जरूरी था पांडे जी? ये लोकतंत्र में रह रहे, हम किसी का जीप काटेंगे, 11 लाख रुपया देंगे। आप थोड़ा, महमूद देशमुख जी जुमला बोला, उसमें भी रिएक्ट कर सकते हो, फिर इस टॉपिक पे आ सकते हो। बोलिए पांडे जी, बोलिए। देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं देशमुख जी के इस बात का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ 1 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी रहना चाहती। देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे देश का लोकतंत्र बड़ा ही खूबसूरत है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ किसी भी तरह का लोकतंत्र के विपरीत कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। यह मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। रही बात देशमुख जी की, तो इनकी पार्टी और इनके लोगों की, इंडी अलायंस की, ये सदैव ये आदत रही है अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाना। अफवाह
फैलाने के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता आज। लेकिन इन्होंने पहले भी अफवाह फैलाए संविधान के खिलाफ, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव ही नहीं होगा। लेकिन इनके अफवाह फैलाने के बावजूद भी देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार फिर से लगातार ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार कोई इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता जनार्दन के द्वारा चुन के आया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको इस देश की जनता ने चुना है। इसलिए मुझे देशमुख जी ने जो शगुफा कहा, जो जुमला कहा, ये देश की जनता हमारी बातों से पूरी तरह आश्वस्त है। और वो आश्वस्त इसलिए है कि ये हमारा एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो जनता से शपथ लिया, जनता से आग्रह किया, जनता से के सामने संकल्प लिया, हमने अपने संकल्प की पूर्ति की है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में निर्माण होना चाहिए, वो हमने संकल्प पूर्ति की। कश्मीर से धारा 370 हमें हटाना था, वो हमने अपनी संकल्प पूर्ति की। हमें 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था, हमने वो संकल्प की पूर्ति की। हमें 4 करोड़ गरीबों को उनको आवास बना कर देने थे, नए छत बना के देने थे, हमने वो बना कर दिया, हमने करके दिखाया है। हम जुमला नहीं कर रहे। और ये जो मैंने बातें गिनाई हैं, ये तो चंद बातें हैं, ऐसे सैकड़ों हमने अपने संकल्प की पूर्ति को जनता जनार्दन से जो हमने शपथ ली थी, जो हमारा एजेंडा था, हमने हमारी एजेंडे की पूर्ति की है। और आने वाले समय में भी ये वन नेशन वन इलेक्शन को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार संपूर्ण देश में लागू करेगी और सफलता से लागू करेगी। और यही कांग्रेस के लोग, यही एनडीए अलायंस के लोग बाद में फिर देखेंगे कि किस तरह से हमारा देशमुख जी कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, बोल सकते हो, फिर पांडे जी के पास जाऊंगा। बोलिए बोलिए देशमुख जी। ऐसा है पांडे जी, मेरा एक ही सवाल आपसे है। जैसे आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे हम कायम रहेंगे और उसी फार्मूले पे चलेंगे। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं आपसे कि लोकसभा के चुनाव होकर अभी 4 महीने हुए हैं और महाराष्ट्र के चुनाव को आपने 1-2 महीना आगे ढकेल दिया है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी हमको मतलब अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्योंकि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द होंगे, तो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में चुनाव आयोग स्वयं ही महाराष्ट्र में चुनाव करने का निर्णय को घोषित करेगी। आसिफ फारूकी 2 मिनट आप बोलिए, कुछ बोलना है आपको, क्रॉस करना है पांडे जी को। बोलिए बोलिए फारूकी साहब। मैं एक बात कहूंगा कि शगुफे को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इन्होंने बहुत सही बात कही है बीजेपी के लिए। और पांडे जी ने अभी देखिए कहा कि मंदिर बना दिया, पांडे जी ने कहा कि कितने लोगों को गरीबी को ऊपर उठाया। 5 किलो राशन लेने को अगर ये गरीबी रेखा से ऊपर समझते हैं तो मेरे ख्याल से इनको ही मुबारक हो। इन्होंने इतनी बातें गिनाई, लेकिन उसमें एक भी कहीं ये नहीं आया कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई बड़ा एमपी कोई इंडस्ट्री का काम किया, कोई एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। इनके सारे देश काम को जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये डेवलपमेंट है। आप चले जाइए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां हाईवेज नहीं थे कश्मीर के अंदर, वहां हाईवेज बनाए हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए हैं। जहां आपके राज्यों में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज हमने 22 शहरों में मेट्रो लाने का काम हमने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तरीके का एक नहीं सैकड़ों में डेवलपमेंट के काम गिना सकता हूँ। सारी डेमोक्रेसी का सिस्टम ढह जाएगा। अगली बार तो हम लोगों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इस किस्म के शगुफे अगर आप लेके आते हैं तो उसके ऊपर हम लोग को सीरियस होकर इसका अपोज करना पड़ेगा, वरना ये सारी डेमोक्रेसी को खतरे में आप ला रहे हैं सर। लोकतंत्र को खतरे में ला रहे हैं पांडे जी। आप डेमोक्रेसी को आप देख लीजिए सर, आप ट्रेनें चला नहीं पा रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और औरतों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से टेररिज्म बढ़ रहा है। आपने कहा 370 हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। आप तो शगुफे छोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है सर, लेकिन आप कंट्रोल करने में, किसी चीज को उसको रूल करने में आप लोग बिल्कुल फेल हो गए हैं। और मुझको लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। ठीक नहीं हो रहा। पांडे साहब बोलिए। धारा 370 हटने के बाद
कश्मीर में आज जो हालात है, ये पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के विदेश नीति की प्रशंसा कर रही है। सुनिए मेरी बात, पहले बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे, अब वो हमले नहीं हो रहे। पहले वहां के लोग पत्थरबाजी करते थे, वो पत्थरबाजी बंद हो गई है। अरे आपके ही गठबंधन के लोग कहते थे कि तिरंगा झंडा वहां पर फहराने नहीं देंगे, तिरंगा झंडा फहराने वाला कोई नहीं रहेगा। आज लाल चौक में बड़े ही शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मुहर्रम की रैलियां नहीं निकलती थी, वो निकल रही हैं। जन्माष्टमी की रैलियां नहीं होती थी, वो हो रही हैं। जो कभी नहीं होता था कश्मीर में, वो सारी अच्छी बातें कश्मीर में आज हो रही हैं। कश्मीर में बदलाव आया है। कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी जी के रूप में उनको चाहते हैं, उनकी नीतियों को चाहते हैं। और आज इसीलिए देखिए कितने शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप 4 स्टेट में तो इलेक्शन करवा नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आप कंट्रोल कर लेंगे और उसको सही तरीके से आप कर पाएंगे? हमको इसके ऊपर पूरा शक है कि बीजेपी का ये अनदर शगुफा है। देखिए, आपका काम है शक करना, आप शक करते रहिए। हमारा काम है विश्वास जीतकर जनता का काम करना, और हम काम करते रहेंगे। उसी के तौर पे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, हमने 370 हटाना था, हमने हटाया। भगवान राम जी का जन्मभूमि मंदिर बनाना था, बनाया। हमने अनेक काम किए। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना था, हमने बनाया। ट्रेनें नहीं चलवा पा रहे हैं। हम तो एक के बाद एक अनेक काम करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। और आप इसी तरह शक करते रहिए, आपका काम है। आप विरोधी पार्टी है। पांडे साहब, कश्मीर इलेक्शन और सक्सेस, लोग आए, लोग वोट किए। फारूकी साहब वही इशू पे इलेक्शन हुए हैं सर। फारूकी साहब वही इशू पे आता है। पांडे जी से शुरुआत करते फिर आपके पास आता। पांडे जी, कश्मीर इलेक्शन वाज अ सक्सेस। लोग बाहर निकल के वोट किए, लोग बुलेट्स को निडर होकर सामने आए और बिना कोई तकलीफ के सब लोग वोट करने आए। क्या ये लोकतंत्र का जीत है? पांडे जी कैसे देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र का महाविजय है नाम्बियार जी, लोकतंत्र का महाविजय। देश में पहले जम्मू कश्मीर में किस तरह से चुनाव होते थे, बुलेट के दम पे बूथ कैप्चरिंग होती थी, बुलेट के दम पे वहां चुनाव नहीं भी होते थे। आज ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, ये भी लोगों ने देखा। और आज वहां पर सुबह से लेकर आज हुआ है चुनाव विधानसभा का, वो भी कितने शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। और बम्पर तादाद में लोग बाहर निकलकर मतदान किए हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल किए हैं, वो देखा है लोगों ने। और यही शांति कश्मीर को लोगों को चाहिए, और यही शांति की अगर कोई देन है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। अमन, चैन, शांति और विकास के प्रतिबिंब और प्रतिरूप है नरेंद्र मोदी जी, और जम्मू कश्मीर की जनता उनके साथ है। जब जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़े तादाद में वहां पे हमारी जो विधायक चुनकर आएंगे। फारूकी साहब, क्या जैसे शैलेश पांडे साहब बोल रहे हैं कि ये जीत है, लोकतंत्र का जीत है, आर्टिकल 370 35A का एब्रोगेशन का जीत है, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, ये सब उसी प्रक्रिया के स्वरूप, हाउ डू यू सी? फारूकी साहब कैसे देखते हो आप? सर अभी चंद दिन बाकी हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही इनको जवाब दे देगा। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इनकी ये ताकत नहीं है कि ये एक साथ में पूरे नेशन के अंदर इलेक्शन करवा सके। जब ये 2-4 स्टेट को एक साथ में नहीं करवा पा रहे हैं और 2-2, 3-3 महीने तक ये इलेक्शन करवाते रहते हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं और जनता को ये कैसे आश्वासन देंगे कि ये एक साथ में इतनी कंट्रोल करके इलेक्शन करवा पाएंगे? मेरा एक मुद्दा ये है। देशमुख साहब, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस, लोग बाहर निकले, वोट किए। पांडे साहब, बीजेपी सबका कहना है कि ये लोकतंत्र का जीत भी है, मोदी साहब का जीत भी है, कि इतना फ्री एंड फेयर विदाउट वायलेंस इलेक्शन हुआ। देशमुख जी, ऐसा है प्रदीप जी, पांडे जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1947 के बाद, जब इस पूरे देश में 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्यों में चुनाव होते गए। तो मुझे आप बताइए ना, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए नहीं? क्या होते रहे हैं? हर समय पे सरकारें बनती रही हो, फारूक अब्दुल्ला रहे या मतलब उमर अब्दुल्ला रहे, मुफ्ती महबूबा अब्दुल्ला रहे, है ना। तो एक ऐसा है, समय पे वहां सरकारें बनती रही हैं। गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री रहे एक दौर। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां सरकार पहली बार बनने वाली है और यह पहली बार चुनाव हो रहा है। ये अब कैसा है, अपनी मुंह मियाँ मिट्टू वाली कहानी है इनकी
ये अपनी मुंह से खुद की तारीफ करते जा रहे हैं कि हमने ऐसा कर लिया, वो ऐसा कर लिया। अरे क्या कर लिया? अगर वाकई में इनको इतना भरोसा था तो लोकसभा में इन्होंने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं उतारे, क्यों? इनको डर था। और आज मैं आपको कहता हूं उसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता को के श्रेय जाता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर की जनता जो है वो भी अमन चैन चाहती है। और आजादी के बाद से जम्मू एंड कश्मीर की जनता बाकायदा लोकतंत्र की प्रक्रिया को फॉलो करते आई है, क्योंकि जब जब चुनाव हुए हैं वहां के लोगों ने खुलकर वोटिंग किया हुआ है। भारत सरकार जो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है वो हमेशा भारत सरकार के साथ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मतलब ड्रामा करने की आदत है। अभी 370, अरे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, बार बार कहते 370 हट गया, 370 हट गया। 370 हटने के बाद में आप बताइए ना क्या हासिल किया? सिर्फ और सिर्फ अदानी के लिए जमीन खरीदी करने का रास्ता आपने फ्री किया है। 100% मतलब 370 पूरी तरीके से नहीं हटा है। पांडे जी, आप पता लगा लीजिए आपके होम मिनिस्टर जी से या प्रधानमंत्री जी से, जम्मू एंड कश्मीर से 370 की धारा पूरी तरीके से नहीं हटी है। सिर्फ वो धारा उसमें से कम हुई है जिसमें जो खरीदी बिक्री का जो अधिकार, जो वहां की जमीन बाहर का कोई खरीद नहीं सकता था, वो क्लॉज सिर्फ हटाया गया है। तो सिर्फ, और ये भी किसके लिए किया गया है? अदानी के लिए। आम आदमी जाके वहां जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। वहां पे ये जमीन खरीदने का जो रास्ता बनाया गया है वो अदानी के लिए किया है। उन्होंने अपने मित्र के लिए रास्ता बनाया है, न कि देश हित में किया है कोई कदम। पांडे जी बोलिए बोलिए। देशमुख जी, देखिए धारा 370 हटने के बाद क्या बदलाव आए हैं, ये इसका गारंटी हमें आपसे नहीं लेना है। देश की जनता ने वो देखा है, कश्मीर की जनता को महसूस हो रही है। आज वही कश्मीर है जहां पे वहां पे पत्थरबाजी होती थी, वहां पे कोई रैली नहीं निकलने दिया जाता था, लाल चौक पे तिरंगा लहराने पे भी पाबंदी जैसी थी। पीडीपी के नेता ने क्या कहा था, महबूबा मुफ्ती ने, कि अगर वहां धारा 370 हटाया गया तो वहां तिरंगा झंडा लहराने वाला, उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज अरे वो आपकी पार्टनर है, तिरंगा झंडा भी लहराया गया। सुनिए देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भूल रहे हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मुझे पूरी बात करनी। आज वहां पे बड़े ही शानो शौकत से तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है। वहां पे अनेक धार्मिक रैलियां भी की जा रही है। जो ताजिया वहां पर 22 साल तक नहीं निकला था, आज वो ताजिया भी निकल रहा है धारा 370 हटने के बाद। पहले पर्यटकों की संख्या में बहुत गिरावट थी, आतंकवादी हमले होते थे, पत्थरबाजी होती थी, पर्यटक वहां पर आते ही नहीं थे। अलग अलग देशों के वहां ये घोषणाएं हुई थी कि कश्मीर में जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है, कृपा करके वहां कोई भी पर्यटक जाए नहीं। ऐसे अलग अलग यूरोप के, अमेरिका के और अन्य देशों के वहां के लोगों ने ऐसा जाहिर किया था। लेकिन आज पूरे दुनिया से, पूरे देश से वहां पे पर्यटन जा रहे, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहे, गांव गांव तक रोड पहुंच रही है, गांव गांव तक सड़क पहुंच रहा है, गांव गांव तक वहां पे डेवलपमेंट के काम किए जा रहे, सुरंग बनाई जा रही है, वहां पे ब्रिजेस बनाए जा रहे, लोगों की गांव गांव से कनेक्टिविटी किया जा रहा है, नल जल की योजना दी जा रही है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, पर्यटन से बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज कश्मीर हमारा, हम जिसे स्वर्ग कहते हैं, हम अपना नंदनवन कहते हैं, ऋषि कश्यप के द्वारा बसाए हुए उस हमारे कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीर हमारा नंदनवन की तरह पूरे दुनिया पर छा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ धारा 370 हटने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। इस बात को पूरा देश की जनता स्वीकार करती है, पूरी दुनिया स्वीकार करती है। सिर्फ और सिर्फ आप जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, क्योंकि झूठ बोलना, अफवाह उड़ाना ये आपका काम है और आप अपना काम कर रहे हो। लेकिन हमने संकल्प लिया है, भारत माता को 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत बनाना है, भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। और उसके लिए हम देश के विकास के लिए हर वो कदम ऐसे ही उठाते रहेंगे निडरता से, जिससे कि भारत माता का संपूर्ण विकास होगा और चौमुखी विकास करेंगे देश का। आप रोक रहे थे, टोक रहे थे देशमुख जी। बिफोर आई गो टू आसिफ फारूकी साहब, देशमुख जी बोलिए। नहीं, आप बात कर लीजिए आसिफ भाई। अच्छा आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस ने, ये तो हुआ जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस ने आज दिल्ली में जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए कि यहां पर संजय गायकवाड़ साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी के जीप हम काटेंगे, 11 लाख रुपया जो काटेगा उसको देंगे, बिकॉज उन्होंने कहा राहुल गांधी जी रिजर्वेशंस खत्म करने वाली। तो क्या है ये पुलिस केस आपने फाइल किया है दिल्ली में, और
अलग अलग जगह पर बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ। फारूकी साहब। हाँ देखिए, जिस किस्म का स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से पहले तो आप सब लोग उसको कंडेम कीजिए, इंक्लूडिंग मैं शैलेश जी से भी कहूँगा कि शैलेश जी, इस बात को आप गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले तो आप बताइए मुझको। मेरा एक सवाल है सर शैलेश जी से कि ये स्टेटमेंट बोलना चाहोगे आप? शैलेश जी, आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी देखिए, मैं बड़े ही बेबाकी से और बड़े ही ईमानदारी से ये बात कहूंगा कि संजय गायकवाड़ जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में रह के ही कोई बात करनी चाहिए थी। इसलिए मैं संजय गायकवाड़ के इस वक्तव्य का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी को भी ये सोचना चाहिए कि विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोले, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले और आरक्षण खत्म करने का हम सोच रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की बात कहना ये भी तो संविधान के खिलाफ है। तो संविधान के खिलाफ राहुल गांधी ने जो कहा है उसका भी आपने माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना चाहिए, एनडीए अलायंस ने माफी मांगना चाहिए। बताइए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अभी आपने बनाए हुए आरक्षण को कैसे राहुल गांधी खत्म कर सकते हैं? और ये बात में सच्चाई हमें इसलिए लगता है कि इसके पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, इन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की थी आरक्षण को खत्म करने की। तो इसलिए देश की जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक है, हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हम आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, संविधान को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और राहुल गांधी के इस बोले गए कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए, ऐसा मैं भी कहता हूं। माफी मांगोगे फारूकी साहब? देखिए, 2 मिनट पहले अभी ये माफी मांग रहे थे कि जो उन्होंने शब्द किया वो अनसंवैधानिक है, और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम तो राहुल गांधी ने भी तो असंवैधानिक वक्तव्य किया है सर। अभी फिर राहुल गांधी ने भी असंवैधानिक वक्तव्य किया है। उन्होंने भी आप जबरदस्ती बोल के जीत नहीं पाएंगे। आप अनसंवैधानिक वर्ड आपने यूज किया है। राहुल जी का मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने कहा 50% भी कम है, उससे ज्यादा होना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की बात कही वो गलत है, वो गलत है। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान पर चलने वाला आरक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है? मैं नहीं बोल सकता। इसका मतलब एससी समाज के खिलाफ हो, एससी समाज के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ। पांडे जी, नहीं, पांडे जी कमेंट सुन लेते हैं। फारूकी साहब, क्या रिजर्वेशन खत्म करने वाली बात राहुल गांधी जी ने कहा था? ज्यादा होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था खत्म करने की कभी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये 50% से भी अगर ज्यादा है तो उसको करना चाहिए, लेकिन इसका सर्वे करवाना चाहिए। और उन्होंने कोई भी अनसंवैधानिक बात नहीं कही है सर। आप लोगों ने गंदी बातें कही है जिसकी आपने खंडन भी कर लिया। मैं खुश हूं कि कम से कम इतना एहसास आपको है, लेकिन आप लोग इस संविधान के पीछे पड़े हुए हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। ये आपकी जुबान से मालूम पड़ गया, वरना ये किसी अच्छे इंसान की बात नहीं है जो इस किस्म की बातें करेगा। राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसपे उनको शर्मिंदा होना पड़े और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार आरक्षण को खत्म करने की बात कहने वाले राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हम माफी मांगे या ना माने, आपकी जो मंशा है वो देश की जनता ने सुन लिया है, अपने कानों से सुन लिया है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता ने। और इसके पहले भी संविधान के खिलाफ आपने क्या क्या किया है वो देश की जनता ने देखा है। आपने चेंज करने की कोशिश की है, इसलिए हम संविधान के नहीं संविधान को 100 से ज्यादा बार कांग्रेस ने बदलाव करने का काम कांग्रेस ने किया है। संविधान में बदलाव करने का, संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। इमरजेंसी किसने लाया? 1984 में, 1975 में इमरजेंसी कौन लाया? 84 में कौन मरवाया? कश्मीरी पंडितों को कौन भगाया? ये सारे कृत्य जो है वो संविधान के खिलाफ तो है। देशमुख जी, कृत्य किया आपने। देशमुख जी, क्या किस प्रकार से आप देखते हो, किस प्रकार से इस चीज डिबेट को आप देखते हो? जैसे राहुल गांधी जी आज पुलिस स्टेशन में पूरे दिल्ली के कांग्रेस जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल किए बीजेपी के खिलाफ। पांडे जी का कहना है कि आपको कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
हाउ देशमुख जी कैसे देखते हो आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। या सुनिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आसिफ भाई ने जो कहा कि ये जो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी जी जो है इस लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता है ना। इस देश के लोकतंत्र में, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र के मतलब अंदर विरोधी पक्ष नेता जो लोग है ना, वो राहुल गांधी जी हैं। उनके प्रति एक मतलब मामूली सा, मैं मामूली कहूंगा क्योंकि उस आदमी की जो संस्कार इससे जताते हैं कि वो किस तरीके से भाषा का उपयोग किया है उस संजय गायकवाड़ ने, तो उसका एक उसकी परवरिश कैसे है ये इससे दिखाई जाती है कि एक शख्स, मामूली शख्स ये कहता है कि 11 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूं, इस तरीके से होना चाहिए राहुल जी के बारे में। तो ये सबसे पहली बात तो निंदाजनक है, इसका जितना निंदा किया है उतना कम। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि राहुल जी के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जो कहा है आरक्षण के बारे में, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, मैंने हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, जिसका फुल फॉर्म है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, तो रूमर फैलाने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि इन फ्यूचर अगर ये असमानताएं जो है, इनइक्वलिटी है, अगर खत्म हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी इसके पर विचार कर सकती है आरक्षण के बारे में। मतलब अगर लोगों में समानता आ जाती है तो आरक्षण के बारे में सोचा जाएगा। आरक्षण का मतलब ये है कि लोगों में समानता लाने के लिए आरक्षण की बात की जा रही। तो राहुल जी ने यही कहा था कि अगर फ्यूचर में, अगर आगे चलकर है ना, कि अगर असमानता जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मैं आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी मेन बात मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का खुद का छुपा एजेंडा है कि इस देश से आरक्षण खत्म किया जाए। और राहुल गांधी जी ने तो मतलब सीधे सीधे मांग की है कि जाति न्याय जो है जनगणना की जाए, जिसकी जितनी जाति का जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उस पर एग्री होती है? एग्री हो जाना चाहिए उनको, लेकिन नहीं। ये कैसा है कि वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बदनाम करना चाहती है। दूसरी बात, अभी जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात जब ये लोग करते हैं तो वाकई में मतलब हंसे या रोए ऐसा लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। वे इनके संविधान को विरोध करने वाले इनके ही लोग रहे हैं। आज ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेकर, उनकी दुहाई देकर ये राजनीति करना चाहते हैं। तो ये इस देश की जनता जानती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किसने किया है और किसने नहीं किया है। पांडे जी, किसने उनके साथ। पांडे जी आपने एक प्रेस रिलीज भेजा था, बीजेपी की तरफ से आया, कांग्रेस अगेंस्ट रिजर्वेशन, कांग्रेस रिजर्वेशन के खिलाफ है। नेहरू जी ने काका कालेलकर कमेटी को रिजेक्ट कर दिया, मंडल चीज को स्टोरेज में इंदिरा जी। तो क्या देशमुख जी कैसे आप देखते हो? देशमुख जी का कमेंट किया, आप रिजर्वेशन को बीजेपी खत्म करना चाहती है? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए, जहां तक संविधान और आरक्षण का विषय रहा है तो ये कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, आप उनके स्टेटमेंट्स को आप देखिए ना, सुनिए ना। हम तो चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं, पुराने वीडियोस के माध्यम से, और देश की जनता ने भी सुना है किस तरह से उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। बोला नहीं, बोलना तो दूर की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत में जो संविधान का मूल ढांचा था उसको ही बदल दिया। आज देखिए, संविधान के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का फोटो था, नटराज जी का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था। आज संविधान के अंदर वो फोटोज कहाँ है? वो फोटो गायब करिए। इंदिरा गांधी जी ने जो मूल धारा थी, जो उसको हटा के वहां पे सेकुलरिज्म घुसेड़ दिया। ये क्यों किया? बदलाव क्यों किया? राजीव गांधी ने कितने बार बदलाव किया? अभी तक कांग्रेस शासित राज्यों ने, सरकारों ने 90 से ज्यादा बार संविधान के, मूल संविधान में छेड़छाड़ किया, बदलाव किया। तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ बदलाव करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, एक बार नहीं किया है, 90 से ज्यादा बार किया है। मुझे बताइए, 1975 में इमरजेंसी लगाकर ये क्या संविधान का अपमान और लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या इंदिरा जी के द्वारा? ये उसके बाद 84 के दंगों में जिस तरह से सिखों की हत्या की गई थी, ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? ये क्या संविधान की हत्या नहीं थी क्या? और रही बात आरक्षण के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पहले कहा था कि नहीं, जब जहां जरूरत पड़ेगी तो हम इसको हटा देंगे। राजीव गांधी जी ने कहा हुआ है कि अगर आने वाले समय में धीरे धीरे हम इसको हटा देंगे। और वही बात
नई कोई बात नहीं कही राहुल गांधी जी ने। जो कांग्रेस पार्टी के नेता पहले से कहते आ रहे वही राहुल गांधी की ने कहा है, और बहुत सोच समझ के कहा है, आरक्षण के खिलाफ कहा है। तो ये मैं ये कहता हूं, देश की जनता को आप बेवकूफ और गुमराह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने पिछले चुनाव में करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक तौर से प्रधानमंत्री बने, और आप अभी भी जिस तरह से गुमराह कर रहे हो, मुझे आप बताइए। एक आखिरी बात आपने विरोधी पक्ष नेता की बात कही कि राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता के तौर पे ये कर रहे वो करे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब विरोधी पक्ष नेता थे, तब राजीव गांधी उनको जिनेवा भेजे थे। जिनेवा में जाकर जिस तरह से हिंदी भाषा में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोधी पक्ष नेता के तौर पर देश के बात को रखा था, उस वक्त ये नहीं कि मैं विरोधी पक्ष नेता का हूं इसलिए मैं कांग्रेस की सरकार की मैं बुराई करूं या प्रधानमंत्री की बुराई करूं। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश का डंका जिनेवा में बजाया था, भारत माता के सिर को ऊंचा किया था। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं विरोधी पक्ष नेता के रूप में? वहां पर जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का बुराई कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी क्यों ये भूल जाते? इसीलिए ये लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी क्या विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं क्या, या कोई षड्यंत्र? देशमुख जी, आपको बोलना कि मैं फारूकी साहब के बजाय नहीं, जिस तरह से इनको ही नेताओं ने कहा जब बांग्लादेश में अराजकता फैली थी तो बोले कि अगला नंबर अब दिल्ली का है, देश में भी इसी तरह की अराजकता होगी, संसद में लोग घुसेंगे। तो क्या ये ट्रेनिंग वहां से लिया जा रहा है क्या, कि जिन विदेशी ताकतों ने पाकिस्तान को अस्थिर किया, श्रीलंका को अस्थिर किया, बांग्लादेश को अस्थिर किया, वही ताकत क्या राहुल गांधी के कंधे पर बंदूक रखकर ये भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? क्या राहुल गांधी अपना उपयोग करवा रहे हैं देश को अस्थिर करने का? क्या इस तरह का षड्यंत्र राहुल गांधी में शामिल है? देश की जनता को क्या जवाब देंगे? ये गंभीर आरोप है आप पर। ना, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। आप इनका स्कोर कार्ड देख लीजिए, अब की बार 400 पार और क्या क्या करके ये 240 पे आ गए। 155 सीटों पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर सवाल उठा हुआ है। तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, राहुल जी बाहर जाके इनका आईना दिखा रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं की है। सर, आईना आप घर में भी दिखा सकते हैं सर। सर आप अमेरिका और इंग्लैंड में जाके आईना दिखाने का काम ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। बोलना शुरू करते हैं तो आप बोलिए सर। आप जो है मणिपुर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप जाके यूक्रेन के मसले हल कराना चाहते हैं। कम से कम आप अपने देश को देखिए, देशवासियों को देखिए, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के काम कीजिए। सड़क आप नहीं बना पा रहे हैं, रेलवे आप नहीं चला पा रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं। राहुल जी अगर आपको आईना दिखाते हैं तो आपको लगता है कि दूसरे देशों के हाथ में खेल रहे हैं। आप क्या उनको बच्चा समझते हैं? कल तक आपको जितना हो सका पूरी ताकत आपने लगा दी उनको एक पर्सनालिटी बिगाड़ने की, लेकिन वो आदमी दिन ब दिन तरक्की करते हुए आज अपोजिशन लीडर आ गया। और आप तैयारी कीजिए वहां से दुम दबा के भागने की, अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। आप बोलना चाहते हैं? पांडे जी बोलिए, काउंटर कीजिए। आसिफ फारूकी साहब ने आपको बोला कि आप डर गए राहुल गांधी जी से। बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए, देखिए फारूकी जी, राहुल गांधी जी और आपकी पार्टी और जो एनडीए अलायंस तो ये कहती थी कि इस बार हम मोदी जी को घर बिठा देंगे। बिठाए क्या? आपने आपके कर्तव्य से मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि आप देश के विरोधी पक्ष के रूप में आप सक्षम भूमिका निभा नहीं पाए। आपने तो सारे भ्रष्टाचारियों का एक कुनबा तैयार कर लिया। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो जेल गए, उनको साथ में ले लिया। आप डीएमके जो सनातन धर्म के विरोध में बात कर दी, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करनी, आपने उनको साथ में ले लिया। देश और हिंदू धर्म के खिलाफ आपने एक गठबंधन तैयार किया और आप उससे कुछ नहीं हुए। चले आ रहे हैं। आपके वहां तो एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जो हमारे वहां भ्रष्टाचारिया रहते हैं, जिनके ऊपर केसेस रहते हैं, उनको आप ले लेते हैं, उनका रातों रात केसेस सब खत्म हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं।
तो सर इस मामले में तो आप मेरे ख्याल से ना बोले नहीं तो वो अगर जनता को ये भ्रष्टाचारी बहुत तो अच्छे आपने से उनको मालूम जेल है, में सर। क्यों नहीं डाला? मेरे ख्याल से आप ये सब ना बोले। भाई साहब, जब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के अंदर वो भ्रष्ट थे तो आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? नहीं नहीं, भ्रष्ट थे तो आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? इसका मतलब भ्रष्टाचारियों का आप साथ दे रहे थे, ऐसा आपका कहना है। हम संविधान में प्रदीप जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। प्रदीप जी, फारूकी साहब जरा चल रहे हैं, फारूकी साहब जरा उनको कंप्लीट करने दो। सिरे से खत्म कर देते हैं। फारूकी साहब उनको कंप्लीट लगता है, शॉर्टकट है सर। पांडे जी को कंप्लीट करने दो। पांडे जी कंप्लीट कीजिए, बोलिए। मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। बोलिए। फारूकी जी ने जो यूक्रेन की बात कही कि ये आप यूक्रेन का जाके मसला सुलझाने लग जाते हैं, ये तो देखिए फारूकी जी, बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही शान की बात है। मणिपुर मत करिए, यूक्रेन। अरे आज रशिया का प्रधानमंत्री पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि अगर भारत बीच बचाव करना चाहे तो कर सकता है, इमीडिएटरशिप करना चाहे तो भारत कर सकता है। ये किसके कारण? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश नीति के कारण। आज ये तो देश को फख्र करना चाहिए कि रशिया जैसा देश ये कहता है कि भारत, इस देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसके ऊपर आपका हक है, आप उसका हक पहले अदा कीजिए। पहले क्यों नहीं कोई देश कहता था सर? आप उसके पहले कोई देश क्यों नहीं कहता सर कि भारत आके मध्यस्थता करे? आज रशिया जैसा देश यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान ये कहते हैं कि भारत चाहे तो हम भारत की मध्यस्थता हमें मंजूर है। आज ये विश्वास पैदा किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये विश्वास प्राप्त किया है पूरे दुनिया का। आपने चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप कंट्री हो, चाहे रशियन कंट्री हो, चाहे वो देशमुख जी को थोड़ा चांस देते। देशमुख जी बात देश में अधिकतर देशों का विश्वास अर्जित किया है। जिस तरह से देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास अर्जित किया है, वैसे ही देश के दुनिया के 250 से ज्यादा देशों का भी विश्वास अर्जित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये उनकी ताकत है, ये उनकी विदेश नीति है, ये उनकी चाणक्य नीति है। केजरीवाल जी के भी नाम आए, पांडे जी, हमें भी हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। पांडे जी ने कहा भ्रष्ट लोग एक साथ मिले, इंडिया अलायंस भ्रष्ट। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि कांग्रेस यानी भ्रष्ट फैमिली, इंडिया अलायंस भ्रष्ट फैमिली। केजरीवाल जी जेल से छूटे, बेल पे छूटे, सीएम से इस्तीफा दिया। केजरीवाल जी से कहा कि मैं पब्लिक कोर्ट में जाऊंगा, तब तक पब्लिक नहीं बोलते हैं, तब तक मैं सीएम वापस नहीं बनूंगा। देशमुख जी देखिए ऐसा है प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे सम्माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी, एक उन्होंने बहुत ही शेरदिल एक कदम उठाया है। वो एक साहस की बात है जो उन्होंने मतलब रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया अपने मुख्यमंत्री पद से, और उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद से बिठाया। ये इसके लिए भी एक कलेजा लगता है अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए, गद्दी छोड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने मतलब इस कुर्सी पे बैठाया है, मुख्यमंत्री बिठाया है, तो ये वापस से जनता ही मुझे चुनकर देगी, क्योंकि मुझ पे जो भी इल्जाम लगे हैं उसको अगर मुझे झूठ साबित करना है तो मेरी जनता तय करेगी, मैं ईमानदार हूं या मैं गलत हूं। ये जनता के सामने जाएंगे, हम जनता से फैसला लेंगे और उसका नतीजा आने वाले कल आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, ये एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इतने दिनों से इन्होंने झूठे केसों में मतलब इनको फंसाया था, एक भी इनके ऊपर आरोप मतलब साबित नहीं कर सके ये भारतीय जनता पार्टी के, ये मान लीजिएगा। और पांडे जी, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, पांडे जी थोड़ी सी आपकी याददाश्त बड़ी हो गई है। आप सोचिए ना कि जब जितने भ्रष्ट हैं इस देश के अंदर, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको तो आपने गले लगा के रखा है और आप इल्जाम लगाते हो दूसरे पे। रही आरक्षण की बात, जैसे अभी आप यूक्रेन की तारीफ कर रहे हो, अरे मैं कहता हूं महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। वो जरांगे पाटिल और मतलब महाराष्ट्र मराठा समाज और ओबीसी समाज का, आप इसको क्यों नहीं हल करते? आप में टैलेंट है, आप में कैलिबर है, आप दो देशों के मसले हल कर सकते हो ना। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र का हमारा मसला हल कर दीजिए, हमारा ओबीसी भाई भी खुश हो जाएगा, हमारा मराठा समाज भी खुश हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हो आप आरक्षण की बात करते हो, वो भी जल्दी हो जाएगा। देखिए पांडे जी कब हो जाएगा, पांडे जी कब हो जाएगा? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े ही ईमानदारी से मराठा समाज को पूरे सक्षमता से आरक्षण दिया था, और मराठा समाज को आरक्षण देने का काम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया था, ये जग जाहिर है। लेकिन उस आरक्षण को टिकाने का काम जो था महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनकी सरकार ने
जो सुप्रीम कोर्ट में जब अपने सही तथ्यों को नहीं रख पाई, जिसके वजह से ये गाड़ी डिरेल हुई है और ये सारे विषय चले। लेकिन हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम मराठा समाज को योग्य उचित आरक्षण देंगे, दिया है, और उसको जो पूरी तरह से स्थिर आरक्षण रहे वो आरक्षण देने की हमारी स्पष्ट भूमिका है और रहेगी, और उसको देकर ही रहेंगे। हम मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, हम सभी समाज को न्याय देने का काम किए हैं और करते रहेंगे। इसके लिए ये हमारी नीति पूरी स्पष्ट है। पांडे जी, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ओबीसी समाज का जिक्र किया है जब वीपी सिंह जी की सरकार थी और आपके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। जब मंडल आयोग का जो कमीशन का जो रिपोर्ट लागू करने का वक्त आया तो आपके ही भारतीय जनता पार्टी के मतलब सांसद लोगों ने सपोर्ट निकाल लिया था और वो वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई थी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले और मंडल का जो इसका मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हो, आप नहीं चाहते थे। तो ओबीसी समाज के साथ तो आप लोगों ने अन्याय किया है। आप कौन से ओबीसी समाज की बात करते हैं? और रही बात आज महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को अधिकार होता है आरक्षण के बारे में निर्णय लेने का। आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं निर्णय ले रही है? देखिए, पिछड़े समाज को न्याय देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो ऐतिहासिक किया, आज तक कभी नहीं किया। इस देश को प्रथम दलित समाज से राष्ट्रपति देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, श्री रामनाथ कोविंद के रूप में। इस देश के अंदर आदिवासी समाज की बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, आज एससी, एसटी, ओबीसी समाज को सर्वोच्च प्रतिनिधित्व देने का काम और उनके लिए सर्वोच्च समर्पण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सदैव आगे करती रहेगी। आप लोगों ने तो एससी, एसटी, एससी समाज को दिया गया आरक्षण एक अल्पसंख्यक समाज को देने का काम षड्यंत्र आप कांग्रेस शासित राज्यों में आपने किया है। 5% आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी का छीन के आपने जो किसको दिया? आप ये देश की जनता को क्या जवाब देंगे? फारूकी साहब इसका जवाब देना चाहोगे? और वो भी लोकतंत्र के खिलाफ जाकर, लोकतंत्र के संविधान के खिलाफ जाकर। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर आपने एक अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण करने के लिए एक तथाकथित समाज को, एक धर्म आधारित रिजर्वेशन देने का काम किया है, जो कि संविधान की दृष्टि से गलत है। और हम सदैव एससी समाज, ओबीसी समाज का कोई भी हक किसी भी प्रकार से आपको छीनने नहीं देंगे। ओबीसी समाज के साथ रहे हैं और रहेंगे। देशमुख जी बोलिए, आप बेताबी साहब बोल रहे हैं। ऐसा है, आखिर में पांडे जी आपका असली चेहरा सामने आ गया। आप समझे, आपका असली चेहरा सामने आ गया कि आप मुस्लिम विरोधी आपकी भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और आपके सरकार की भूमिका। हमारी भूमिका किसी समाज के विरोध में नहीं है। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि अगर संविधान के खिलाफ कोई काम किया जाता है क्या, नहीं, तो आपकी भूमिका तो फिर संविधान के खिलाफ है। नहीं, आपकी भूमिका तो संविधान के खिलाफ है साहब। आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो। आप अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो संविधान के खिलाफ है। संविधान के आधार पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज को आरक्षण मिलना। पांडे जी जरा सुनते हैं, पांडे जी जरा सुनिए ना, देशमुख जी क्या बोल रहे हैं। बोलो देशमुख जी, दो मिनट सुनिए, देशमुख जी कुछ बोलेंगे तो मतलब नहीं है। बोलिए पहला बात सुनना। ऐसा है पांडे जी, बात सुनने की भी आदत डालिए। हाँ, सुन रहे हैं, 2 मिनट बोलिए ना आप। देशमुख जी बोलिए। पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि धर्म के आधार पे कोई माइनॉरिटी का बंदा रिजर्वेशन मांग रहा है। सुनिए, अरे आपने किया है सर, आपने किया है, आपने किया है। पांडे जी 2 मिनट सुनिए ना, फिर 2 मिनट सुनिए पांडे जी, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। पांडे जी एक बात सुनिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ एक काम कर ले, मैं बाकी कुछ नहीं कहता हूं, एक काम कर ले, मुस्लिम का नाम लेना छोड़ दे और राजनीति करके दिखाए। अगर नहीं है जीरो पे आगे तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारा।
आप समझे? भगवान राम अरे के अस्तित्व को अरे नकारने आप- वाले आप- कांग्रेस, गलत और बात है, आप तो आप हमेशा गलत जगह पे जा रहे हो। हिंदुत्व। राहुल गांधी ने आप क्या कहा गलत संसद में? ट्रैक पे जा रहे हो, हिंदू हिंसक आप है, गलत ट्रैक पे हिंदू जा रहे हिंसक हो। है। आज बांग्लादेश के अंदर आप हिंदुओं का गलत ट्रैक पे कत्लेआम जा किया रहे हो, गया, पांडे जी। कांग्रेस क्यों आप नहीं बहक बोली? रहे हो, आम पांडे आदमी जी। पार्टी क्यों नहीं आप- बोली? आप दोनों क्यों आप नहीं बहक बोले? रहे हो। मैं आप दोनों से पांडे पूछता जी। हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हुई, आप हिंदुओं के हित में बोले क्या? हिंदुओं के हक में बोले क्या? और उसके आज प्राइम हिंदुस्तान मिनिस्टर को में आपके पीएम ने आज बिठा के रखा हुआ है। आप बिठा के नहीं, रखा नहीं, है, नहीं, बिरयानी मुझे खिला रहे हैं क्यों उसके नहीं प्राइम आप मिनिस्टर बुलाते को। आज? अरे आप चलिए, क्यों नहीं बोलते? आज बोल दीजिए, मोदी जी हिंदुओं को पर क्यों जब नहीं आप बोलते? अत्याचार क्यों होता बिठा के है, रखा है ऐसे प्राइम सनातन मिनिस्टर धर्म को, पर अन्याय जिसने अत्याचार हिंदुओं होता को है, तो मारवाया और आपके मुंह कटवाया? में दही क्यों आप जम कहिए जाता सर है? आज। आप हम क्यों नहीं आपके बोलते साथ में हो? हैं, आपको सर। भी बोलना चाहिए ना। हम तो बोल रहे हैं आपको सर, भी आप बोलना बताइए चाहिए। ना। इस देश हम बोल रहे हैं का सर। इस प्राइम देश मिनिस्टर का क्यों उसको बिठा के रखे 90% हुए? बहुसंख्यक हिंदू अगर इतनी समाज खराब के है तो आप खिलाफ बताइए। आप लोग काम करते हो, उनके खिलाफ कुछ होता है तो आप बोलते नहीं हो। बस ये आप बोलना बोलते चाहिए नहीं ना हो, आपको। सोचते नहीं हो। ऐसा है, प्राइम आप पांडे जब मिनिस्टर जी। देखो को तब बिठा आप के रखे हिंदू हुए धर्म हैं। को गाली दोगे, भगवान राम के अस्तित्व को नकारोगे, राम सेतु को नकारोगे। पांडे जी, आप पांडे जी हिंदू- जवाब तो सुनिए, हिंदुओं जवाब को सुनिए, हिंसक आपने कहोगे। पूछा है, उनको जवाब देने दो। पांडे आप जी जवाब बगैर देने दो। वीजा के बिरयानी खाने चले जाते हो और दूसरा कोई वीजा लेके भी जाए तो आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो। शर्म तुमको मगर नहीं नहीं, आती। ये आपके एजेंडे का हिस्सा है। हिंदुओं को हिंसक जब तक कहने आप की हिंदू राजनीति मुस्लिम इस नहीं देश करोगे, में अब आपकी बंद राजनीति करनी और बड़ी पड़ेगी। ढंग से की जाएगी, बिरयानी ये भी तय है। खाते हो, जिस प्लेट में खाते हो उसी में छेद भी करते हो आप। बिरयानी हिंदुओं खाने को गए क्यों थे हिंसक आप? कहने की जो राहुल गांधी की मानसिकता है, फिर अब इस वही, देश फिर की राहुल गांधी। जनता वो पांडे जी, मानसिकता राहुल को गांधी ने- पांडे जी, बिल्कुल फारूकी स्वीकार साहब जो नहीं बोल रहे करेगी। बिरयानी भाई क्यों साहब। खाने गए थे? मोदी जी बिरयानी खाने क्यों गए थे? हाँ, वो नवाज भी शरीफ के बगैर पास वीजे क्यों सर। गए थे? बगैर वीजे के बिरयानी खाने गए थे सर। बिरयानी क्यों खाने गए थे? पांडे जी कुछ जवाब है आपके? पांडे जी मैंने बोलना चाहोगे कहा आप? कि इस देश के अंदर हिंदुओं को हिंसक कहने वाली मानसिकता अब इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हिंदुओं को आखिर में देखिए, हिंदू हिंसक मुस्लिम कहने पे की आ गए मानसिकता सर। नहीं चलेगी। हाँ, इसका एजेंडा ये हिंदुओं है। को आज मेरे अपमान ख्याल से करने की पांडे जी, ये भाई, काम मैं अब देशमुख नहीं जी मैं चलेगा। आपसे पूछता हूं। देशमुख जी इससे सुनिए, इससे देशमुख जी, बढ़ के आगे कोई देशमुख डेवलपमेंट का काम करने वाली जी, चीफ जस्टिस के घर पर मोदी जी गए गणपति के पूजा में, तो पूरे ऑपोजिशन ने कहा कि क्या जुडिशरी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो क्या जुडिशरी खतरे में था अगर कोई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर में जाए? देखिए, ऐसा है प्रदीप जी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपसे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर चीफ जस्टिस ने उनको दावत दिया है और वो गणपति की पूजा में अगर वहां पे गए हैं तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और न ऐतराज किसी ने किया है, जहां तक मैं समझता हूँ, है ना। मैं तो मेरा व्यक्तिगत मतलब राय यही कहूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस है उनके घर पे गए हैं और गणपति पूजा में अगर वो खड़े हैं साथ में, तो उसमें मुझे कुछ अलग सा महसूस नहीं होता है ना। ना हम उसका बुरा मानते हैं। और जैसे कि अभी इन्होंने कहा ये बस हिंदू मुस्लिम, ये वोटों का पोलराइजेशन, क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश है। ये हजारों साल का हिंदू धर्म का इतिहास है। क्या आप ठेकेदार है हिंदू धर्म के? हाँ? अच्छा चलिए, हम ठेकेदार वो तो नहीं आप है, कहते हो कि तो भाई जब इससे राहुल पहले भी गांधी तो ने हिंदू धर्म रहा है हिंदुओं को इस हिंसक देश में। कहा तब आपने क्यों नहीं बोला? जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाने लग गए तब आपने क्यों नहीं बोला? अरे, जब आप हिंदुस्तान सुनिए अफगानिस्तान से हिंदू पांडे खत्म जी, हो गए तब मणिपुर आपने में- क्यों नहीं बोला? मणिपुर में- पाकिस्तान से हिंदू मणिपुर खत्म में- हो रहे हैं तब आप क्यों सुनिए, नहीं बोले? सुनिए, केरला में हिंदुओं मणिपुर की क्या में- हालत है आप क्यों नहीं बोले? पश्चिम बंगाल में मणिपुर ममता में बनर्जी की बहन बेटियों को सरकार नंगा घुमाया हिंदुओं गया, पर किस रेप तरह से किया गया, अत्याचार कर रही है? उसको आपकी इस बात वजह से खुली, वहां पर आपको मां दिखाई दुर्गा, नहीं मां दिया। काली के जो पांडे जी, शोभा यात्रा है मणिपुर उसमें में भी पथराव किए हिंदू जा रहे हैं, मर उस पे रहे आप हैं, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? अपने घर की चिंता करिए पहले। जब डीएमके ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा तब आपने क्यों नहीं मुंह खोला? बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याओं पर, अत्याचारों पर आप क्यों नहीं बोले? अरे मैं क्या चलो, कहता हूँ, हम ठेकेदार नहीं है, तो आप ठेकेदारी लो ना हिंदुओं का, लो ना ठेकेदारी। किसने रोका है आपको? हिंदू हित की बात करने के लिए किसने रोका है? आप सिर्फ एक तथाकथित आप समाज का ठेकेदारी में सिर्फ वोट हिंदुओं बैंक का। के लिए, वोट की वोट पांडे बैंक जी, की पुष्टिकरण के लिए पांडे जी, मणिपुर में कुछ बोलना चाहोगे? फारूकी साहब मणिपुर के इश्यू उठाए, मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे आप? मणिपुर में क्यों नहीं बोलते? एनडीए अलायंस हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के बहुसंख्यक
समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी, सदैव हिंदुओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मणिपुर में कुछ बोलना चाहोगे पांडे जी? मणिपुर में कुछ बोलना चाहोगे आप? मणिपुर पे भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर गए थे, जो उग्रवादी संगठनाएं थे उन्होंने वहां पर सरेंडर किया है, और इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने भी संसद में उस पर अपना वक्तव्य दिया था, और हमारी सरकार वहां पर यथाउचित कदम उठा रही है। जल्द से जल्द वहां पर भी संपूर्ण शांति बहाल हो जाएगी। 1 साल हो गया, उससे ज्यादा हो गया, और आज तक कोई वहां पे काम नहीं अंदर अंदर हवा कौन दे रहा है? अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए फारूकी जी, अंदर अंदर हवा कौन दे रहा है ये भी झांक के देखिए। कौन सी लेकिन हमारी नजर सब पर है, और हम वहां पे संपूर्ण शांति बहाल करेंगे, संपूर्ण शांति बहाल होगी। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप निपुण हो गए हैं। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए सर कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि एक मणिपुर जैसे स्टेट को आप संभाल पाए। बिल्कुल नहीं। जो भी देश के खिलाफ कोई भी कृत्य इस देश में देश के फौलादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। 100 डेज ऑफ मोदी, फारूकी साहब नहीं जाएंगे। 100 डेज मोदी जी के 100 दिन कल हुए, कल था सेलिब्रेट किए। बीजेपी ने कहा सक्सेस है मोदी जी, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। आसिफ फारूकी साहब, खड़गे साहब ने बड़ा लिस्ट निकाला कि फेल हुआ है सरकार फेल हुआ। बोलिए फारूकी साहब। सर मुझको एक चीज मालूम है कि रेलवे चल रही है, 30 दिन में 13 एक्सीडेंट हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, खड्डे जलते हैं, मणिपुर जल रहा है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी में बिजी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन करने की बात करते हैं, 4 स्टेट में इलेक्शन नहीं कर पाते हैं, इनका डेवलपमेंट का कोई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है? जुमलेबाजी में तो हम सर 2 आदमी मिलके एक इनको पांडे जी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो जुमलेबाजी में तो हम इनसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये बहुत आगे है सर। हम दोनों का टाइम अकेले वो खा जाते हैं। नहीं देखिए बोलिए फारूकी जी, नहीं आप अपना समय पूरा लीजिए। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूरे अपने तन्मयता से अपनी बात को रखिए। आपके जो विचारधारा है उसको प्रस्तुत करिए, उसके लिए पूरी छूट है आपको। मेरी विचारधारा, मेरे कार्यों को तो मैं जनता के बीच में तो रखूंगा। बहुत डर लगता है सर आप लोगों से। एक अपोजिशन लीडर है और जिसके माँ बाप ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसको आप जुबान काट रहे हैं सर। तो मैं तो एक आम जनता हूं सर, आप तो वैसे ही मार डालेंगे, तो मैं इसके आगे अब कुछ नहीं बोलूंगा सर। थैंक यू। महमूद देशमुख जी, मैं फिर पांडे जी के लास्ट में जाऊंगा। महमूद देशमुख, 100 डेज ऑफ मोदी, बीजेपी का कहना है सक्सेस है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे, 3 करोड़ घर और बनाएंगे, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी का संकल्प है, 5 जबरदस्त तरीके से। कैसे देखते हो आप 100 दिन मोदी जी के? बोलिए आप बताइए प्रदीप जी। हाँ, ये 100 दिन की कामयाबी गिनाना चाहते हैं या पिछले 10 साल की नाकामयाबी? मतलब ये अगर ये 100 दिन की गिना रहे, मतलब पिछले 10 साल जो है नाकामयाब रहे, है ना। 12 लाख 13 लाख करोड़ लोग जो है ये इनके उद्योगपति मित्रों लेकर भाग गए इस देश से। ये देश कर्जे में रहा है ना। तो आप अंदाजा लगा लिए, ये अभी और मेरे ख्याल से और कुछ लोग भागने की तैयारी में होंगे, और ये किसी को भी नहीं लेके आ पाया है। ये नहीं ला सकते ना, ये नहीं ला सकते। ये एक जुमला है। ये 100 दिन होए या और 400 दिन हो जाए, आप देखते रहिएगा 365 दिन भी हो जाएंगे, ये जहां है वैसे रहेंगे। मैंने वक्त के ऊपर ये अपना पिटारा खोलेंगे, उसमें से एक नया जुमला निकालेंगे, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब बातें हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। बिल्कुल, देखिए इनका छुपा एजेंडा हिंदू मुस्लिम का है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ पांडे जी, हाँ मुस्कुराएंगे ना पांडे जी, तो मुस्कुराएंगे। पांडे जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये देश, ये भारत देश जो है वो चलता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान के मुताबिक ये देश चलता है, न कि किसी नेता से। कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी, आखिर में उसको इस देश को संविधान के मुताबिक चलाना चाहिए, चलाना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। तो आप इस भ्रम में मत रहिए, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी ये कल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। और ये जो भी कहते हैं ये जुमलेबाजी में मैं तो कहता हूँ ना, ज्यादा कुछ मत कीजिए। हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मसला है मराठा समाज और ओबीसी समाज है, इसका जो आरक्षण का मसला है इसको खत्म करवा दीजिए और जल्द से जल्द चुनाव करवा दीजिए। आपके समझ में आ जाएगा कि आप कितने मतलब लोगों में पॉपुलर हैं, या लोगों ने आपको
इसका झुटकार दिया है। पांडे जी, झुटकार दिया है। फारूकी साहब ने पॉइंट आउट जो किया है, खड़गे साहब, राहुल गांधी ने कहा 100 दिन फेलियर का है। राहुल गांधी जी ने अकेले लैटरल एंट्री जो बिल था वो वापस करने पर आपको मजबूर कर दिया। ब्रॉडकास्ट बिल वापस करने पर राहुल गांधी जी मजबूर किया आपने। वकाफ बोर्ड बिल, वकाफ सुधारक बिल राहुल गांधी जी ने मजबूर किया कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजे। इंडेक्सेशन राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया, आप वापस उसको भेजे। पेंशन जो है आप सब एनपीएस है, यूपीएस, यानी राहुल गांधी जी ने घेर कर रखा। पांडे जी 100 दिन कहां से आपका विक्ट्री, कहां विकसित भारत के आप कह रहे हैं कि सक्सेस हुआ है? पांडे जी मैं इसका जवाब देता हूं। इसके पहले नाम्बियार जी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो बात कही, मैं पहले उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के बातों को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूं और देश की जनता भी नहीं लेती है, क्योंकि ये बिन पेंदी के लोटा है। यही वो आम आदमी पार्टी है जो पहले अरविंद केजरीवाल जी चीख चीख कर बोलते थे कि मैं राहुल गांधी को जेल में भेजूंगा, सोनिया गांधी को जेल में भेजूंगा, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। और आज जिनको ये जेल में भेजने वाले थे उनके साथ ये जंगे से जंगा मिलाकर बैठ गए और खुद भ्रष्टाचार करके आज ये जेल के अंदर चले गए। तो इनके बात का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दो भ्रष्टाचारी पार्टियां। और पांडे जी आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए गिरेबान में जाके देखिए, मोदी जी के साथ में इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी जी के साथ में बैठे हैं। देश की जनता भी बहुत जागरूक है और आने वाले समय में, मैं क्या कहता हूं, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी आप नहीं कर सकते, ना आपका कोई नेता कर सकता है। 3 बार बैठा दिया है। देश की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उतारने में लगेंगे, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ देश की जनता को। आप अपने मोदी जी का नियत है, ये ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात का, ये गृह मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात का। आज ये परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, आज ये भ्रष्टाचारवाद की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थवाद की राजनीति कर रहे हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने विचारधारा को त्याग कर आज जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी दिल्ली में, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को गाली दे देकर सोनिया गांधी, राहुल को जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में तो डाला नहीं, खुद जेल में चले गए दोनों भ्रष्टाचारी मिलकर। ये क्या करेंगे? देश की जनता बहुत समझदार है, देख रही है और इनको फिर से एक बार घर पे बिठाने का काम करेगी। रही बात राहुल गांधी जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, वैसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन में जो काम किया है, प्रदीप नाम्बियार जी, 100 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। वो उनका विजन क्लियर है, वो एक विजनरी लीडर है इस देश के और उनका विजन है मजबूर किया पांडे जी ने, राहुल गांधी जी ने आपको मजबूर किया, लेटरल एंट्री बंद कर दिया, ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया, वकाफ बोर्ड बिल उन्होंने ट्रांसफर करने पर मजबूर किया, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इंडेक्सेशन पे राहुल गांधी जी आपको मजबूर किया। पांडे जी, तो राहुल गांधी जी अपने आप को सिद्ध किया है, फिर भी आप बार बार राहुल पे अटैक कर रहे हो। पांडे जी सर देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? ठीक है, उनको करने दीजिए। अभी हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लाए, तो आप क्यों नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने के लिए? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आज ये साहसपूर्ण निर्णय लिया ना नरेंद्र मोदी जी ने, ये आपकी जुमलेबाजी है। निर्णय लिया ना, साहसपूर्ण निर्णय लिया है देश के हित के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर आप क्यों उसमें सगुफा जुमलेबाजी ये वो क्या क्या बक रहे? ऐसी बात नहीं है ना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के हित के लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं लेंगे और उनको किसी से हम डरते नहीं है, हम किसी से झुकते नहीं है और देश के हित के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जो भी कठोर से कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे देश के हित में। हमारा विजन क्लियर है, हमारा उद्देश्य क्लियर है, 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का। आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर जो हमेशा दूसरे देशों से आयात होता था, अब हम उसको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का हम यूनिट खड़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज नई मुंबई के महापे में उसका आज वहां पर उद्घाटन किया जा रहा है, नई मुंबई में, कि किस तरह से सेमीकंडक्टर्स हिंदुस्तान में निर्माण होगा ताकि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, एक मिनट फारूकी साहब, एक मिनट में समझाइए कि विकसित भारत कैसे पटरी पे चल रहा है? बुनियाद किसने रखी है? 2014 के बाद बुनियाद है क्या? इसके पहले की बुनियाद है? गवर्नमेंट। अरे बुनियाद रखी तो क्या कर लिए अभी तक? मजबूत है सर, उसी पे खड़े हैं ना, वरना अब तक सब कर लिया तो देश की जनता आपको सुनती क्यों नहीं?
नहीं ना, जब आपको देश जिस की जनता तरीके खुद से की क्यों नहीं? आपने क्यों देश की जनता ने नोटबंदी लगातार देश गिर तीसरी गया बार देश होता। के प्रधानमंत्री ये बुनियाद नरेंद्र मोदी जी को मजबूती की तीसरी बार रुक गया, प्रधानमंत्री सर। बनाया ऐतिहासिक रूप से? क्योंकि उनके पांडे जी, काम मैं के आपको कारण, एक सवाल उनके पूछना विकास चाहता नीति हूं। के कारण, उनके पांडे जी, मजदूरों के पांडे जी, हित एक की नीति सवाल। के कारण, किसानों की हित की नीति के कारण, युवाओं के हित के नीति के कारण, देशमुख साहब, महिलाओं के 1 हित की मिनट, नीति के लास्ट 1 कारण मिनट, देशमुख देश, साहब, फाइनल वर्ड। पांडे जी, देश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए फारूकी आप साहब। सवाल ही पूछो, मेरे बात का भी जवाब दे दो। आप इस बात में मानते हैं कि नहीं, सबका साथ प्रदीप सबका नंबियार जी, आप विकास? इनको ना एंकर बना दीजिए आपके चैनल नहीं में। नहीं, सुनिए, भयंकर ये नहीं, बहुत सवाल पूछते हैं। आप एक बार जितने सुनिए, बार पांडे मैं जी कुछ चाहता हूं पूछ कि रहे हैं मैं आपको। आपसे जरा कंफर्म कर लूं, आप में बिलीव करते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास? बोलिए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विश्वास, इतने सबका बड़े विकास, देश में सबका, आपके पास एक मुसलमान जो मिनिस्टर नहीं है, आप कैसे सोचते हैं? और देखिए ये मुसलमानों आ की गए, क्या संख्या है? मुझसे मुसलमान ज्यादा पे, आप हिंदू जानते पे। हैं। अब वक्फ बाद बीच में पे आप खिलाफ कहोगे करते हैं। भारतीय जनता उसके पार्टी हिंदू बाद आप मुसलमान बोलते करती हैं है। सबका अब ये साथ सबका मुसलमान विकास। कौन चालू किया? एक मिनिस्टर ये आपने नहीं है, चालू किया। एक क्यों? एमपी नहीं है, क्यों आप मुसलमान एक की बात टिकट कर रहे आपने हैं? नहीं दिया एक आप कभी मुसलमान हिंदू की को। बात नहीं और करते हो, सबका आप कभी साथ सबका बहुसंख्यक की बात विकास। नहीं करते हो, ये आप जुमलेबाजी बांग्लादेश बंद में कीजिए हिंदुओं सर। पे अत्याचार हो रहा महमूद है, देशमुख जी, उसकी आप फाइनल बात वर्ड। नहीं करते हो। देशमुख साहब, पश्चिम फाइनल बंगाल वर्ड, में 1 मिनट में ममता खत्म बनर्जी कीजिए। की सरकार देशमुख जी, हिंदुओं के महाकाली, फिर माँ आगे दुर्गा के देशमुख जी, वहां बोलिए, पर बोलिए जो देशमुख जी। शोभा यात्रा है उसमें हिंदू है। पत्थरबाजी होती है, आप उसके खिलाफ तो देशमुख नहीं जी बोलते बोलिए, हो। लास्ट फाइनल वर्ड। अरे आप कभी हिंदुओं के बारे में भी तो बोल दो, देशमुख जी। आप देश के बहुसंख्यकों के बारे में भी तो बोल दो, देशमुख जी, आप बोलिए, छत्रपति फाइनल शिवाजी वर्ड। महाराज के बारे में बोल दो, Yes. महाराणा प्रताप अरे के बारे पांडे में जी, बोल हाँ, दो। जिसको मुझे गिरा जरा दिया समझाइए। आपने, जिसको गिरा पांडे दिया जी, आपने, पांडे उसकी जी, टांगें तोड़ दी पांडे आपने। जी, आप पांडे अपना घर जी, जरा बनाते हैं, शांत लेकिन रहिए। शिवाजी महाराज के गिरा दिया आपने। हमने उसके लिए आप- खून पसीना उड़ा आप के हमेशा हमने एजिटेशन किया। एक ही आप समाज दूर की खड़े बात थे, सर। करते, ऐसा लगता है कि आपका एजेंडा देशमुख जी, final word, देशमुख जी। सिर्फ अरे कौम इनको कौम हमारा कौम। एजेंडा अरे सर, आगे कौम बढ़ाना से है। बड़ा देश आपका है, दिमाग देश, खोलना है, सर। भारत माता पांडे जी, है, भारत माता के पांडे बारे जी में भी जरा तो 1 सोचिए। मिनट उनका सुनिए, देशमुख देश जी का का सुनिए, फिर हम लोग बहुसंख्यक है, खत्म करें। बहुसंख्यकों के बारे देशमुख जी 1 मिनट बोलिए, बोलिए बोलिए। पांडे जी सुनिए, तो 1 मिनट बोलना चाहेंगे, बोलिए बोलिए देशमुख जी। आप पूछिए ना, आप सवाल पूछिए, फिर मैं बोलता हूँ। अरे नहीं, ये आप समझ, ये जिस प्रकार से कहा है कि विकसित भारत की तरफ लेके जा रहे हैं पांडे जी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, कहां आपके एजेंडा कहां मैच हो रहा है कि नहीं? विकसित भारत के सपने लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, ये सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। पिछले 10 साल से सपना देखे हैं इन्होंने। मैंने कहा ना कि ये 11 लाख 12 लाख लगभग करोड़ है ना पैसा जो है इनके उद्योगपति मित्र, इनका माफ करवाया इन्होंने। और गरीबों के मतलब दूध पे, चाय पे, है ना, आटे पे, चावल पे इन्होंने जीएसटी लगवाई। ये मेडिकल इस देश के इंश्योरेंस अंदर ये 18%। पहली बार हुआ है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के जो दूध पीने की जो पाउच होता है उसके ऊपर भी इन्होंने 5% जीएसटी लगाई है। तो ये इनका विकसित भारत का मतलब एक एजेंडा है। पांडे जी, ये A1, सिर्फ A2। है, सिर्फ ये सुनिए, ये सिर्फ है ना अदानी और अंबानी का एजेंडा लेके चलते हैं, ये अपने मित्रों को आगे बढ़ाने का एजेंडा लेके चलते हैं। ये सिर्फ उनको विकसित करना चाहते हैं, ये देश की जनता को नहीं विकसित करना चाहते हैं। पांडे जी और फाइनल ये वर्ड, सोचते 1 होंगे- मिनट में खत्म कीजिए। ये- पांडे जी, A1, ये A2 अगर या सोचते पूरे हो- देश विकसित भारत में जा रहे हैं? कांग्रेस की सत्ता थी तभी अंबानी नहीं थे क्या? अंबानी को बड़ा करने का काम किसने किया इस देश के अंदर? देश के व्यापारी तो इसीलिए क्या आप कांग्रेस अदानी के को बड़ा साथ नहीं कर थे रहे क्या? हैं। आज आप सुनिए, मुझे सुनिए, बताइए ना, इस तरीके से किसी अंबानी- ने बड़ा नहीं किया। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? ये किस देखो, तरह की वो बेतुकी बातें हैं? मुझे उद्योगपति लगता है कि थे, इस तरह की बिजनेस बेतुकी किया है, बातें, सर। तथ्यहीन बातें नहीं लेकिन- होनी चाहिए। मतलब जिन- आप आज बोलते देखिए, हैं कि ये आप जो क्या एक कर रहे हैं होता है, अदानी को? वर्ल्ड ये में किसी पांडे की नहीं है, जी, सर। तो आप ही बोल लीजिए। पांडे फिर जी, मैं- आप मैं- मानते मैं- हैं नहीं कि है, अदानी सर। के लिए आपके इंटरनेशनल प्रधानमंत्री दुनिया अदानी में के आप लिए काम करिए, कर रहे हैं, जवाब आप भी आप मानते हैं? दीजिए। प्रदीप हाँ। जी, इसका प्रश्न भी मतलब आप करिए, जवाब भी आप दीजिए। Okay, we come to the end of the program. Thank you so much, Shailesh Pandey ji. Thank you so much, Asif Faruqi ji. Thank you so much, Mahmood Deshmukh ji. It has been a wonderful. ये बार बहुत डिसिप्लिन तरीके से चला, बहुत जबरदस्त तरीके से चला। एक दूसरे का सुनवाई हुआ, दूसरे सुने। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for the show. धन्यवाद। It was a fantastic debate. There was less of overlapping of each other and more of content. And as we always end with the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights.
Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is believing eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. You can click on the subscribe button, you can hear the bell. The bell is there, the Irish Talk, the strikes 13. You subscribe to the channel to get the latest updates, and as I said, all political parties together, they form the republic. All political parties, the fundamental duty of all political parties to see the pillars of the constitution are safe and secure. The pillars are safe and secure, then the constitution survives, and if the constitution survives, the republic survives. And the republic should survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.